सकते हैं। जैसे माना इसने पूछा हुआ है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा हुआ है कि यद्यपि नाइट्रोजन 5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। इसके पास जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन फैमिली है हमारे पास, है ना, उस फैमिली के सभी तत्व ऐसे दिखाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन क्या करता है, प्लस 5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है ना। इसमें क्या होती है, प्लस 5 ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं, ठीक है ना। लेकिन जो पेंटा हेलाइड नहीं बनाता है, इसमें क्या नहीं बनाता, पेंटा हेलाइड। पेंटा हेलाइड का मतलब होता है NCl5 नहीं बनाता है। ये क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जाता है। जैसे माना क्या कहता है कि PCl5 संभव है, कि PCl5 बनाना संभव है, लेकिन NCl5 बनाना संभव नहीं है। तो ये क्वेश्चन का कई पैटर्न हो सकते हैं, कई प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि यद्यपि जो है नाइट्रोजन 5 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है, लेकिन पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है। ये यानी कि NCl5 नहीं बनाता है। पेंटा का मतलब 5 हैलाइड वाला तत्व नहीं बनाता है। इसका कारण बताना है, क्या कारण है इसका कि जो ये NCl5 नहीं बना सकता है। तो इसको समझने के लिए हमें ध्यान रखना होगा बेटा कि इसमें 5 ऑक्सीकरण अवस्था तो दिखा रहा है ना, लेकिन वो क्या नहीं करा रहा है, NCl5 नहीं बना पा रहा है। तो उसका कारण क्या है, कारण एक मुख्य ये है कि जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, पहले इसको समझ लेते हैं फिर उसको लिखना कैसे है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है बेटा 7, है ना, और इसको देखोगे तो 1s2, ठीक है ना, 2s2, 2p6, 6 हो रहे हैं पूरे, नहीं हो रहे, 3। तो ये हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यदि हम इसमें ये तो इसकी ग्राउंड स्टेट है, ये क्या है, इसकी ग्राउंड स्टेट है। इसमें यदि हम कोई परिवर्तन करना चाहें, ग्राउंड स्टेट में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है इसके, यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और पी में कितने हैं, 3 है, 1 2 3। जो इसमें यदि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइटेड होकर के जाना चाहेगा, तो यहाँ पर 2d होना चाहिए था, लेकिन 2d कोई उपकोष होता ही नहीं है, यानी कि इसमें d कक्षक नहीं है। ऐसी दशा में यदि हम देखते हैं, जो हमारे पास PCl5 है, मान लीजिए हमने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड लिया, ये संभव है। कैसे संभव है, देखो, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा, जो इसका एटॉमिक नंबर होता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, किसी को मालूम है, बताओ बेटा, वंदना को याद होगा, परमाणु क्रमांक कितना होता है फास्फोरस। 15। हाँ 15 होता है बेटा, सिंपल चीजें है बेटा, 15 है ना। तो यहाँ पर यदि हम जी। देखेंगे, इसमें देखो 15 है, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, है ना, 3s2 और 3p6, है ना, और इतना सॉरी, इसमें 3p6 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा यहाँ पर, चेंज हो जाएगा, 3p6 नहीं होगा, है ना, कितना होगा, 3p3 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 3p3, क्योंकि 15 हो गए, देखो 10 ये हो गए और 5 हो गए, 15 हो गए। अब हम इसकी दशा को देखते हैं, इसमें NCl5 कैसे बना, है ना। तो यहाँ पर यदि हम इसको देखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यदि देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखते हैं, तो पहले 3s है, तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और 3p में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें यदि हम देखें, इसके लास्ट वाले ऑर्बिट को देखेंगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, और इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। और जहां पर भी बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग के लिए कम से कम 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2, ठीक है ना। जिसमें क्या होंगे, 2 3 4, ये सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बेटा, 1 2 3, इसमें 3 है ना, 2 इसको और चाहिए। देखो 5 चाहिए ना इसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तभी PCl5 बन पाएगा। तो यहाँ इसकी ये ग्राउंड स्टेट है, जिसको अद्यतन अवस्था हम कहते हैं। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में अब इससे क्या करना होता है, 3d ऑर्बिटल होता है, लेकिन ये खाली रहता है। डी के कितने कक्षक होते हैं, 5, है ना। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के इसमें चले जाएगा। तो यहाँ देख लो, इसके पास कितने हो जाएंगे, एक यहाँ बचेगा, ठीक है ना। क्या होगा, 3 ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और एक यहाँ डी में चले जाएगा, एक क्या होगा, डी में चला जाएगा।
यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसमें अब 5 Cl जुड़ सकते हैं, एक Cl यहाँ जुड़ेगा, एक Cl यहाँ जुड़ेगा, एक Cl यहाँ जुड़ेगा, इसलिए ये PCl5 बना पाएगा। और इसके पास, नाइट्रोजन के पास क्या होता है, दूसरी उपकोष में डी ऑर्बिटल नहीं होता है। इसको इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं, यदि हम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, इसके लिखने का तरीका यह है, इसके पास 5 कक्षक, देखो ये कहता है, देखो नाइट्रोजन में n इज इक्वल टू 2, n बराबर 2 है, तो L इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 0 और 1 हो सकता है। L मीन्स ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये हमारे पास एनसी क्वांटम नंबर है। इसमें देखेंगे 0 एक s ऑर्बिटल होता है और एक p ऑर्बिटल होता है, इसमें d ऑर्बिटल नहीं होता है। d ऑर्बिटल क्या नहीं होता बेटा, इसमें d ऑर्बिटल नहीं होता। तो देखो ये कहता है n इज इक्वल टू 2 है, जिसमें केवल p कक्षक, जिसमें केवल क्या है, p कक्षक, इस देखो p कक्षक है, इसमें सहसंयोजकता का 4 से आगे प्रसार करने के लिए डी कक्षक नहीं होते, इसमें डी कक्षक नहीं होता है, इसलिए पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है। तो ये लाइन आपको लिखनी होगी, इस लाइन को लिखना होगा, ये पेंटा हैलाइड क्यों नहीं बनाता है। ऐसे और क्वेश्चन भी है, देखो किस प्रकार से इस ग्रुप के क्वेश्चन, यानी किस चैप्टर के और क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं। देखो ये तो हमारे पास क्या हो गए, इस टाइप से हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है इसका कि NH3 और PS3, एक क्वेश्चन ये है कि जो PS3 है, PS3 का क्वथनांक, जो PS3 है, PS3 का क्वथनांक NH3 की अपेक्षा कम होता है। जो PS3 का जो क्वथनांक है, मान लीजिए हमारे पास ये PS3 है, इस PS3 का जो क्वथनांक होगा, है ना, NH3 की अपेक्षा कम होता है। इसका क्वथनांक क्या होगा, अधिक होगा, और इसका कम होगा। ये कम क्वथनांक वाला है, और ये क्या है, अधिक क्वथनांक वाला, इसका अधिक क्वथनांक है। तो क्या कारण होगा इसका, यहां भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, ध्यान रखना, ये नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन परिवार है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और विस्मृत, ये इस परिवार के तत्व हैं। और यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये NH3 होगा, ये PS3 होगा, ये SH3 होगा, ये SbH3 होगा, ये क्या होगा, BiH3 होगा। यहाँ पर क्या होता है कि जब हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब जो है किसी भी परमाणु का या यौगिक का अणुभार ज्यादा होता है, अणुओं का भार ज्यादा होता है, तो उसका क्वथनांक भी बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे इसका, ये NH3 है और PH3, PH3 का अणु का भार ज्यादा होता है और NH3 का कम होता है। तो उस हिसाब से यदि देखा जाए तो PH3 का क्वथनांक ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, NH3 का क्वथनांक क्या ज्यादा है और PH3 का कम है। कारण क्या होगा, किसी को मालूम है बेटा कुछ? कोई बता सकता है कि क्या कारण होगा, ऐसा क्यों होगा, जो हमारे पास NH3, यदि इसके बाद देखेंगे AsH3, जो AsH3 का क्वथनांक ज्यादा है, फिर उसके बाद देखेंगे SbH3 का क्वथनांक और ज्यादा है, लेकिन यहां उल्टा हुआ केवल पहले वाले में, ऐसा क्यों हुआ होगा, कोई बता सकता है बेटा? कि जो हमारे पास PH3, नियम तो ये है इस केमिस्ट्री में कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं अणुभार ज्यादा होगा, तो उसका क्वथनांक क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। तो अणुभार किसका ज्यादा है, अणुभार यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो अणुभार किसका ज्यादा है, अणुभार PH3 का ज्यादा है, इसका क्वथनांक ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन इसका क्वथनांक क्या है, कम है। तो ऐसा क्यों होगा, यहाँ एक कारण है बेटा, देखो क्या कारण हो सकता है, कोई बता सकता है? चलो मैं बता देता हूं, है ना। देखो इसका मुख्य जो कारण है वो क्या होगा, जैसे देखो NH, देखो PH3 का क्वथनांक
NH3 की अपेक्षा कम है। क्यों? तो देखो NH3 में यदि हम देखेंगे, जो नाइट्रोजन होता है बेटा, नाइट्रोजन का जो आकार होता है वो छोटा होता है और फास्फोरस का आकार बड़ा होता है, और इन दोनों के लिए ही कंडीशन होती है, बाकी के लिए नहीं होती, है ना। नाइट्रोजन का आकार छोटा होता है, और इस छोटे आकार के कारण क्या होता है, इसमें इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे बन जाता है, जैसे ये देखोगे तो यहाँ पर आकर्षण बल बढ़ जाता है, और उसके कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इस कदर बढ़ती है कि जो अमोनिया का एक मॉलिक्यूल है, मान लीजिए ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, NH3 है, वो पिरामिड शेप का तो होता ही है, ऐसे पिरामिड का आकार का होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, दो ध्रुव बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? दो ध्रुव बन जाते हैं, है ना। ये पॉजिटिव चार्ज है, वो ये नेगेटिव, सॉरी, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज, दो ध्रुव बन जाते हैं। और इन ध्रुवों के कारण क्या होता है कि जो दूसरा मॉलिक्यूल होता है अमोनिया का, है ना, नाइट्रोजन का, यानी कि जो अमोनिया का दूसरा मॉलिक्यूल होगा, वो क्या करेगा, इसके नेगेटिव से इसका जो पॉजिटिव है वो अट्रैक्ट होता है, और एक प्रकार की बॉन्डिंग बना लेता है, एक प्रकार का बंध बनाता है इनके बीच, और उस बंध को बोलते हैं बेटा हम हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या होती है? अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके कारण कि इसका क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। PS3, जो PS3 है, फास्फोरस, फॉस्फीन है, ये फॉस्फीन क्या नहीं कर पाता है, जो फास्फोरस है उसका आकार थोड़ा बड़ा होता है नाइट्रोजन की तुलना में, इसलिए ये हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता है, इसमें पोलरिटी नहीं आती है और हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। तो इसके कारण क्या होता है, जब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड न बनने से क्या होगा, उसकी जो क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड, उसकी जो उसका जो क्वथनांक होगा वो कम होगा। समझ में आया? यानी कि हमें ये ध्यान रखना है कि इस फास्फोरस केवल नाइट्रोजन एक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये तीन एलिमेंट ऐसे हैं, तीन तत्व ऐसे हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, ठीक है ना। बाकी इनमें से और कोई नहीं बनाता हाइड्रोजन बॉन्ड जिसको बोलते हैं, और इसके कारण इनकी प्रॉपर्टी थोड़ा डिफरेंट हो जाती है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा H2O द्रव है, H2S गैस है, तो देखो ऑक्सीजन आगे ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इसलिए द्रव अवस्था में, ये गैस अवस्था में, ये नीचे वाला गैस अवस्था में, उसका कारण ही वही है ना। तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि NH3 की भांति PS3 अणु द्रव अवस्था में हाइड्रोजन बंध की सहायता से बंधित नहीं होते हैं, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, इसमें PS3 में। तो आप सिंपल ये लिख सकते हो कि PS3 हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, इसलिए उसका क्वथनांक कम होता है, जबकि NH3 हाइड्रोजन बंध बनाता है, इसलिए उसका क्वथनांक ज्यादा होता है। ये तो किताबी भाषा है, इसको आप देख सकते हैं, NCERT बुक ने लिखा है ऐसा, ठीक है ना। ये लिखा है NH3 की भांति PS3 अणु द्रव अवस्था में हाइड्रोजन बंध की सहायता से बंधित नहीं होते, इसी कारण PS3 का क्वथनांक NH3 से कम है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से हो सकता है। नेक्स्ट देखो बेटा, इसमें सोडियम एजाइड, सोडियम एजाइड, एजाइड जो जैसे डाइएजोनियम, तो एजो शब्द जो यहाँ पर आता है बेटा वो नाइट्रोजन के लिए आता है ना, सोडियम एजाइड। तो सोडियम एजाइड का फॉर्मूला होता है NaN3, है ना। तो ये कहता है सोडियम एजाइड के तापीय अपघटन की अभिक्रिया, इसका जो तापीय अपघटन है उसके लिए अभिक्रिया लिखनी है, यानी कि इसको गर्म करना, ठीक है ना। तो देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, सोडियम एजाइड तापीय अपघटन से डाई नाइट्रोजन गैस देते हैं, यानी कि सिंपल इसमें डाई नाइट्रोजन गैस बनेगी यदि हमने क्या किया, सोडियम एजाइड। तो सोडियम एजाइड ये है बेटा NaN3, है ना। और इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे, जब हम इसको गर्म करेंगे, तापीय अपघटन मतलब गर्म करेंगे, गर्म करने पर ये 2 मॉलिक्यूल क्या होगा, 2 एटम सोडियम बना देगा और 3 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल निकल जाएंगे इसमें, ठीक है ना, ये नाइट्रोजन गैस बनाता है। तो यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन है ना, इस प्रकार से आ जाएगा। तो इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा इसमें NH3, क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, ये सारे लॉजिकल क्वेश्चन है। ये कहता है देखो NH3 लुईस क्षारक की तरह व्यवहार क्यों करती है,
लुईस क्षारक की तरह क्यों व्यवहार करती है NH3? जो हमारे पास NH3 है वो लुईस क्षारक की भांति क्यों व्यवहार करती है? तो लुईस क्षार क्या होता है? देखो इसका एक क्वेश्चन हमें ध्यान होना चाहिए, लुईस क्षारक क्या होते हैं? तो देखो अमोनिया अमोनिया में देखो, अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, है ना, ये युगल प्रदान करने के लिए उपलब्ध है। ठीक है ना, यहाँ पर प्रदान करने के लिए उपलब्ध है, ये किया है ना, के लिए उपलब्ध है ना, इसलिए इसे लुईस क्षारक की भांति व्यवहार करता है। देखो जो नाइट्रोजन के पास क्या होता है, नाइट्रोजन का यदि परमाणु क्रमांक देखेंगे तो इसका 7 होता है बेटा, है ना, 7 का मतलब 2 और 5, है ना, इसकी बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन को देखो, एक यहाँ पर दिखा सकते हैं, दूसरा यहाँ दिखा सकते हैं, तीसरा यहाँ दिखा सकते हैं। अब यदि हमें अमोनिया बनाना है इसको, अमोनिया, तो अमोनिया देखो अभी 2 और इसके पास है ना, तो 2 और हैं, तो ये अमोनिया बनाने के लिए एक ये बॉन्ड पेयर हो गया, बंद युग्म बंद बनते, एक बॉन्ड पेयर यहाँ हो गए, एक बॉन्ड पेयर यहाँ हो गए। लेकिन इसके पास क्या है, एक है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इसे बोलते बेटे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो जिसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और वो कैसे करता है, उसे प्रदान करने की जिसके पास क्षमता होती है, उसे हम लुईस क्षारक कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, लुईस क्षारक। एकाकी इलेक्ट्रॉन, देखो अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युगल प्रदान करने के लिए उपलब्ध है, उसे देने के लिए उपलब्ध है ना, इसलिए इसे क्या कहते हैं, लुईस क्षारक कहते हैं। जिसके पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लुईस क्षारक कहते हैं। जो देता और जो इसे लेगा वो लुईस अम्ल हो जाए, है ना, तो ये ध्यान रखना, इस प्रकार से हम उसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखो ये केवल रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से है। देखो NO2 द्वितीय कृत क्यों होते है ना, ये NO2 द्वितीय कृत क्यों होते हैं? तो इसमें देखो इस क्वेश्चन का यदि हम आंसर देखेंगे तो ये कहता है कि देखो नाइट्रोजन जो हमारे पास है, ठीक है ना, द्वितीय कृत क्यों होते हैं? तो इसको समझने के लिए देखो ये कहता है, देखो NO2 में संयोजकता इलेक्ट्रॉन विषम संख्या में होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं, विषम संख्या में होते हैं। यह एक प्रारूपी विषम इलेक्ट्रॉन अणु की तरह व्यवहार करता है और द्वितीयन होने पर, देखो द्वितीयन होने पर स्थायी N2O4 अणु में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें क्या होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सम होती है। यहाँ पर यदि हम इसको देखेंगे, द्वितीयन अणु का मतलब इससे जैसे N2O4 बना दी इसने, ये है इसका द्वितीय, है ना, क्यों होता है, तो इसमें यहाँ पर क्या होता है, इसमें जो नाइट्रोजन NO2 है, NO2 में जो संयुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, विषम होती है, यानी कि सम संख्याओं में नहीं होता है। कैसे होती है, विषम है ना। इनमें जो एक ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन अणु की तरह व्यवहार करता है, ठीक है ना, और जब एक अणु क्या करेगा, अणु के समान एक जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो विषम अणु होगा, सॉरी जो विषम इलेक्ट्रॉन होगा, वो क्या होगा, अणु की भांति व्यवहार करेगा, इसमें किसमें, NO2, है ना। तो दो अणु हो जाएंगे, एक पहले से था और एक दूसरा हो जाएगा, तो इस प्रकार से वो क्या कर लाएगा, विषम अणु की तरह व्यवहार करेगा। तो ये है N2O4, ठीक है ना, यहाँ पर क्या करेंगे हम इसको, N2O4 में परिवर्तित हो जाता है, इसे कहते हैं जिसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, सम होती है। NO2 में संख्या है विषम, ठीक है ना, और इस के पास जो विषम इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अणु के समान व्यवहार करता है, ठीक है ना, इसके समान, अणु के समान, जो ये विषम इलेक्ट्रॉन है, इसके कारण क्या हो जाता है, ये N2O4 में परिवर्तित हो जाता है और इसमें हो जाती है सम संख्या, ठीक है ना, इसलिए जो ये क्या करता है, ये इस प्रकार का व्यवहार दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, इसके बाद यदि हम और आगे चलते हैं तो एक और क्वेश्चन है इसका, देखो किस प्रकार से कह रहा है, देखो किस तरह से यह सिद्ध कर सकते हैं कि PH3 की प्रकृति क्षारीय है, PH3 की प्रकृति जो है, इसका नेचर जो है क्षारीय है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो क्षार की
जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है बेटा, क्षार कैसे माने जाते हैं, तो क्षार हम उनको कह सकते हैं जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, ये प्रवृत्ति होती है ना। यदि हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे पास क्या होगा, कोई क्षार है ना, और उसकी हम क्या करवाएं, अम्ल से अभिक्रिया करवाएं, तो अम्ल से जैसे अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बना देगा, लवण बना देगा, क्या बना सकता है, लवण। तो इस प्रकार से देखो, जो अम्ल है, ये जो क्षार है, अम्ल से अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि हम इसको देखें कि किस तरह से ये सिद्ध कर सकते हैं कि पीएच3 क्या है, कैसा है, क्षारिकीय प्रकृति का है, क्षार के समान है, बेस के समान है। तो देखो ये क्या है, जैसे पीएच3 क्या करेंगे, एच जैसे अम्लों से क्रिया करता है और क्या बना देता है, कि लवण का फॉर्मेशन कर दिया बेटा इसमें, है ना। इसकी प्रकृति क्षारिकीय है। जैसे देखो कैसे पता लगा सकते हैं, देखो हमारे पास पीएच3 है, पीएच3 क्षार है, तो हमने क्या करवाया, एक अम्ल लिया। अम्ल क्या हो सकते हैं, देखो जी, ये सारे के सारे अम्ल होते हैं बेटा, HF अम्ल होता है, HCl अम्ल होता है, HBr अम्ल होता है, HI अम्ल होता है। इनमें परबल अम्ल कौन सा है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कभी। इनमें परबल अम्ल कौन सा है, कोई बता सकते हो बेटा। इनमें सबसे ज्यादा जो परबल अम्ल है वो कौन सा है, कौन सा होगा बेटा, दिव्यांशु, दिव्यांशु बता सकते हो बेटा, इनमें परबल अम्ल कौन सा है, जो पावरफुल अम्ल है। आजकल बहुत दिनों से क्लास नहीं हुई, इसलिए बच्चों ने सोचा क्लास नहीं होगी ना, बहुत कम जुड़े हुए हैं। देखो बेटा यहाँ, देखो हमारे पास किस टाइप से हम इनको, इनमें अम्लता को देखते हैं। ये क्वेश्चन आता है बेटा, इनमें सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल कौन होगा। देखो H और F के बीच क्या होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगी, उनकी बॉन्ड बंध की लंबाई कम होगी। ये ध्यान रखना, जब बंध की लंबाई कम होती है तो उसके बीच, उनके बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ये ज्यादा जुड़े हुए रहेंगे, ये क्या होंगे, ज्यादा जुड़े हुए रहेंगे। फिर HCl देखो, H और Cl में थोड़ा सा बंध की लंबाई बढ़ेगी, क्यों, Cl का आकार बड़ा है, फ्लोरीन का आकार छोटा है, इसका आकार थोड़ा बड़ा है, तो बंध की लंबाई बढ़ेगी। इसमें थोड़ा सा जो इनके बीच जो आकर्षण बल था वो ज्यादा था, इनके बीच कम होगा, क्योंकि जितनी दूरी होती है, जैसे आप लोगों ने एग्जाम्पल के रूप में देखा होगा कि छोटी डंडी है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल काम है, थोड़ा बड़ी डंडी है तो उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, और बड़ी डंडी है तो उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। यानी कि बंध को तोड़ना तभी आसान होता है जब उसकी लेंथ ज्यादा हो, उसकी लंबाई ज्यादा हो। तो देखो यहाँ पर इसका आकार बढ़ा तो इससे क्या हो गया, दूरी बढ़ गई, है ना। फिर HBr का देखेंगे तो HBr का थोड़ा और दूरी बढ़ जाएगी, यानी कि इसके बॉन्ड की लंबाई और बढ़ जाएगी। और जो HI होगा वो सबसे बड़ा बंध होगा। इसको समझने के लिए ध्यान रखना है कि बंध की लंबाई बढ़ रही, इनको तोड़ना आसान है, जिस जिस बंध की लंबाई बढ़ेगी उनको तोड़ना आसान है, और टूटेंगे तो क्या होंगे, क्रियाशील ज्यादा होंगे। तो यहाँ पर पूछ दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनमें सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, तो इनमें सबसे अधिक क्रियाशील HI होगा, और सबसे कम क्रियाशील कौन है, HF होगा, है ना। इनमें सबसे अधिक अम्ल कौन होगा, अम्लीय कौन होगा, HI होगी। अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल जो H प्लस आयन को दे दे, तो H प्लस आयन सबसे जल्दी कौन देगा, यही तो देगा, है ना, ये H प्लस आयन। तो इस प्रकार से हम इनको मान सकते हैं कि इनकी बंध जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी, बंध की वजह से उनको तोड़ना आसान हो जाता है, जिसके कारण उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो देखो बेटा, पीएच3 के साथ HI अभिक्रिया करेगा, है ना, देखो पीएच3 के साथ, और इसमें क्या करते हैं, जब अम्ल अभिक्रिया करता है तो ये बना देता है PH4I, है ना। ये एक प्रकार का लवण है, ये क्या है, लवण है। तो हमने एक परिभाषा पढ़ी थी कि अम्ल के साथ, ये देखो जो हमारे पास क्या है, मान लीजिए कोई क्षार है, यदि वो अम्ल से अभिक्रिया करता है और यदि उसने लवण बना दिया, तो इसका मतलब वो कैसे, क्षारिक, ये देखो क्षार, क्षार की प्रकृति का है ना। देखो फास्फोरस परमाणु एकाकी युगल की उपस्थिति के कारण जो है पीएच3 की उपरोक्त अभिक्रिया में लुईस क्षार की तरह कार्य कर रहा है। ये देखो लुईस क्षार की, इसके पास एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन है, ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, और इसने क्या कर दिया, ये बना दिया, ठीक है ना। जैसे हमने देखा होगा, मान लीजिए हम क्या करते हैं,
NH3 लेते हैं, मान लीजिए अमोनिया लेते हैं, तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये यदि HI के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा NH4 प्लस और क्या होगा I माइनस, इस प्रकार से ये बन सकता है। तो ये दोनों न्यूट्रलाइजेशन हो सकता है। तो इस प्रकार के ये क्या हो जाएगा, ये लुईस चार्ज की भांति व्यवहार कर रहा है, इसको हम इस टाइप से समझ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और है बेटा, ये सारे क्वेश्चन आते हैं लॉजिकल क्वेश्चन है, इसलिए संभावना है इनकी, ठीक है ना। देखो ये कहता है PCl3 नमी में धूम क्यों देता है, धूम का मतलब यहाँ धुआं, धूम क्यों देता है। जो PCl3 है, यदि माने फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, यदि हमने इसको नमी दी, नमी का मतलब जल के अणु है ना, नमी का मतलब यहाँ पर जल के अणु है, तो जल में जल के अणु आएंगे नमी में, ये धुआं निकालता है, एक प्रकार का धुआं आ जाता है इससे, है ना। तो कौन सा धुआं, हमने प्रैक्टिकल के रूप में भी देखा है, जब हमने अमोनिया लिया था, अमोनिया लिया था और हमने क्या किया था, इस अमोनिया पर एक छड़ ले गई थी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भीगी हुई छड़, इस छड़ को ले लिया था, तो एक धुआं पैदा हुआ था, बहुत धुआं निकला था, है ना। ये हमने प्रैक्टिकल रूम में भी देखा हुआ। जैसे अमोनिया था, अमोनिया के सामने हमने क्या किया था, हाइड्रोजन क्लोराइड की भीगी हुई छड़ को ले गए थे, ठीक है ना। तो एक धुआं निकला था, और वो किस चीज का धुआं था, वो था NH4Cl का, है ना, NH4Cl। तो NH4Cl में ये अभिक्रिया करके अमोनियम क्लोराइड बना देता, तो उसमें HCl क्या करता, धुएं के रूप में निकल जाता। तो ऐसे धुआं हम ऐसे कह सकते हैं ना। यहाँ पर देखो, यहाँ क्या होता है, जैसे PCl3 है ना, नमी में धुआं क्यों देता है या धूम धूम क्यों देता है, तो ये कहता है देखो, नमी की उपस्थिति में PCl3 जल अपघटित होकर के HCl की धूम देता है, यानी कि इसमें HCl का धुआं निकलेगा। तो कैसे आएगा, देखो ये PCl3 है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, और इसमें 3 मॉलिक्यूल क्या करेंगे, H2O की रिएक्शन करवाएंगे, और ये क्या बना देगा, H3PO3 बना देता है, और प्लस इसमें 3 मॉलिक्यूल HCl निकल जाता है। तो इस HCl का क्या होता है, वो धुआं निकलता है, जो HCl के रूप में बाहर निकलेगा तो उसका धुआं निकलता है। तो ये लिखना पड़ेगा हमें, है ना, कि PCl3 नमी में क्यों धुआं देता है, तो इसलिए धुआं देता है बेटा, ताकि क्या होगा, जो PCl3 H2O के साथ अभिक्रिया करता है, H3PO4 और HCl निकलता है, इसका एक धुआं निकलता है, ठीक है ना। इसको हम क्या कह सकते हैं, ये धुआं के रूप में निकल सकता है। और भी क्वेश्चन है इसके, ठीक है, ये किस प्रकार से हो सकते हैं। सौरभ बेटा, लेट लेट में नींद खुली क्या। देखो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है ना। देखो इसमें यदि हम देखें, ये कहता है क्या PCl5 5 आबंध समतुल्य है, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। जो PCl5 है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, देखो ये पांचों जो आबंध है, इसमें 5 आबंध है, देखो ये PCl पे 5 बंध लगे हैं। पहले क्वेश्चन को समझना हमें जरूरी है बेटा, है ना। ये देखो PCl5 पांचों जो आबंध है समतुल्य हैं, बराबर है क्या, ये पांचों जो जुड़े हुए हैं, है ना। ये क्या बंध सब समान रूप से जुड़े हुए हैं, है ना। उत्तर, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ये पता करना है कि ये सही है कि गलत है ना। तो क्या सही में है बेटा ये, सौरभ आ गया, तो सौरभ बताएगा। ये जो पांचों बंध है बेटा, ये सब समान है या नहीं है। नहीं सर, क्यों, सर अलग अलग कोण पर लगे सर। बिल्कुल सही जवाब है। देखो यदि हम PCl5 का स्ट्रक्चर देखें, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इसकी संरचना कैसे होती है बेटा, कैसे होती है। सर अष्टफल किया। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं कह सकते, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, जैसे ट्राइगोनल बनाएंगे ऐसे 5 जुड़े हैं ना इसमें, ऐसे त्रिकोणीय, और द्विपिरामिडीय ऐसे, फास्फोरस यहाँ ले लेंगे, एक Cl यहाँ जुड़ेगा, एक Cl यहाँ जुड़ेगा, एक Cl यहाँ जुड़ेगा, एक Cl यहाँ, एक Cl, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो सकती है ना। जी तो सर। ये इसी प्रकार से, ये इसी को समझा रहा था। PCl3 की त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना है। देखो जो PCl3 है,
उसकी जो पाना PCl3 लेते हैं तो PCl3 की क्या होती है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है। त्रिकोणीय का मतलब 3 कोण होंगे या द्विपिरामिडीय होंगे, है ना। देखो द्विपिरामिडीय संरचना, मान लीजिए हमने लिया Cl, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, है ना, ठीक है, द्विपिरामिडीय संरचना। तीनों अक्ष में क्या होगा, देखो ये तीनों अक्ष में क्या होगा, PCl आवंत समान होंगे। तीनों अक्ष में क्या होंगे, ये अक्ष हो गया, ये अक्ष हो गया, इनमें Cl समान होंगे। परंतु दो अक्षीय आवंत भिन्न होते हैं। ये PCl5 लिख लो, PCl5 गलत चीज थी, PCl3 आ गया, है ना। PCl5 देखो ये कहता है परंतु दो अक्षीय, ये क्या है, आवंत भिन्न है, जिनको निरक्षीय आवंत से बड़े माने जाते हैं, ठीक है, निरक्षीय से बड़े माने जाते हैं। यानी कि जो ये 3 प्लेट उसमें है और ये जो 2 ऊपर वाले हैं 90 डिग्री के होते हैं। ये कितने होते हैं, 360 का होता है ना, डिवाइडेड बाय 3। तो भारत यानी कि ये जो एंगल होंगे ये वाले, ये 120 डिग्री के होते हैं और ये जो ऊपर और नीचे वाले लगे होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं, क्या है, PCl5 की त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना होती है। इसके 3 क्या होते हैं, निरक्षीय, जो निरक्षीय जो नीचे की तरफ होंगे, आवंत समान होते हैं, परंतु दो अक्षीय आवंत भिन्न होते हैं, ठीक है ना। निरक्षीय आवंत से बड़े होते हैं, ये जो क्या है, निरक्षीय जो आवंत है इनसे बड़े माने जाते हैं। कौन से वाले, ये वाले जो अक्षीय वाले, है ना। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें क्या होगा, एक मजेदार क्वेश्चन है, देखो आप H3PO3 PO2 सॉरी, है ना, H3PO2 H3PO2 की संरचना के आधार पर इसका अपचायक व्यवहार कैसे स्पष्ट कर सकते हैं। ये अपचायक H3PO2 की संरचना के आधार पर इसका अपचायक व्यवहार कैसे स्पष्ट कर सकते हैं। चलो इसको देख लेते हैं। देखो ये हमारे पास H3PO2 है ना, H3PO2 है ना, में 2 हाइड्रोजन परमाणु, जो 2 हाइड्रोजन के परमाणु होंगे फास्फोरस परमाणु से सीधे आबंधित होते हैं। किससे होते हैं, तो इसकी जो संरचना है वो किस प्रकार से होगी, देखो दो तो सीधे क्या होंगे, फास्फोरस ऐसे जुड़े होंगे, दो इस टाइप से जुड़े होंगे, है ना। और बाकी क्या कर सकते हैं, जो बाकी एक तो क्या जुड़ा होगा, OH के फॉर्म में जुड़ा होगा, O और H के रूप में, है ना, और एक डबल बॉन्ड है ना, ऐसे तो होगा। ये इसकी संरचना है बेटा, देखो H3PO2 की संरचना है, H3PO2 की। तो H3PO2 देखो ये कहता है कि जो 2 हाइड्रोजन हैं परमाणु फास्फोरस परमाणु से सीधे आबंधित है। देखो ये सीधे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, है ना। जो क्या होगा, इस अम्ल के अपचायक गुण देते हैं, ये सीधे अपचायक गुण ये देते हैं, अपचायक गुण, ये जो सीधे जुड़े हुए हाइड्रोजन, है ना। तो यहाँ पर ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि जो H3PO2 है, इसमें जो 2 परमाणु हाइड्रोजन है, जैसे एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, ये इनके कारण क्या होगा, वो सीधे कैसे देगा, अपचायक गुण देगा, और बाकी इसके कारण नहीं देगा, है ना। ये हाइड्रोजन, तो ये अब इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु सीधे जुड़े होते हैं, इसके कारण वो अपचायक गुण प्रदर्शित करेगा। ये क्वेश्चन आते हैं बेटा, बहुत छोटे क्वेश्चन है लेकिन मजेदार क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट है, इसमें देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को यदि देखोगे आप लोग किस प्रकार से, ये कहता है देखो, वर्ग 15 के संगत आवर्तों के तत्वों की तुलना में वर्ग 16 के तत्वों में प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान सामान्यतः कम होता है, क्यों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, काफी अच्छे क्वेश्चन है। ये कहता है, हाँ बोलो बेटा, कुछ कहना सर। जी सर, इसमें जब मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे सर, तो उसके बाद प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाएगी नाभिक में। हाँ, इस कारण से सर ज्यादा ऊर्जा लगेगी। पहले क्वेश्चन को समझना है ना। देखो यहाँ पर देखो, यदि हम इसकी बात करते हैं तो ये कहता है वर्ग 15, वर्ग 15 में कौन आते हैं, हमारे पास नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मिथ हो गया, है ना। ये हमारे पास कौन से हैं, ये वर्ग के तत्व है ना। जो ये कहता है वर्ग
15 के संगत आवर्तों में तत्वों की तुलना वर्ग 16, 16 में कौन आते हैं? 16 में कौन सा आते हैं? ये सर ऑक्सीजन, 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 सल्फर, 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 सेलेनियम, हाँ सेलेनियम, टेलुरियम, हाँ, टेलुरियम, पोलोनियम, है ना? पोलोनियम। ये 16 16 के तत्व, ये देखो वर्ग जो हमारे पास 15 के संगत आवर्तों की तुलना में के तत्वों की तुलना में वर्ग 16 के तत्वों की जो प्रथम आयनन एंथैल्पी है, जो प्रथम आयनन एंथैल्पी है का मान कम होता है। इसकी आयनन एंथैल्पी कम है, 16 वाले की आयनन एंथैल्पी क्या है? कम है, और इसकी क्या है? अधिक है। ठीक है ना? आयनन एंथैल्पी क्या होती है? अब पहले हमें आयनन एंथैल्पी को समझना होगा। आयनन एंथैल्पी क्या होती है बेटा? एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? आयनन एंथैल्पी। ठीक है, एक मिनट बस उसे चार्ज करने लगा। ठीक है ना? उसमें एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको क्या कहा जाता है? आयनन एंथैल्पी। क्लियर? इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। इतनी बात समझ में आ गई। तो इनमें से एक जी इलेक्ट्रॉन निकालना किस में कठिन है? जिसमें कठिन होगा उसकी आयनन एंथैल्पी ज्यादा होगी, है? क्यों? बताओ, किसकी आयनन एंथैल्पी ज्यादा होगी? जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होगा, जिसको ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी, है ना? उसकी आयनन एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो किसकी होगी आयनन एंथैल्पी ज्यादा? सर, नाइट्रोजन की होगी क्योंकि उसका आकार भी छोटा है ना सर। नहीं नहीं नहीं, वो ग्रुप की बात कर रहा, पूरे ग्रुप की बात। अभी नाइट्रोजन को भूल जाएंगे। सर ग्रुप में भी ऐसे ही होगा सर। देखो यहाँ पर क्या होता है बेटा ना, आयनन एंथैल्पी को एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट से समझना होगी। यहाँ पर इस दशा में ये केवल ऐसे, ये एबनॉर्मल कंडीशंस है। यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2, 2s2, 2p3। और जो ऑक्सीजन का होगा वो होगा 1s2, 2s2, 2p4। यहाँ देखो प्रथम आयनन ऊर्जा, इसको समझना ऐसे बहुत जरूरी है, मजेदार है ये, ध्यान रखिएगा, है ना? और ये क्वेश्चन आता भी है कि इस प्रकार से देखो, ये दिखाई दे रहा है बेटा आप लोगों को ऐसे, है ना? यहाँ देखो ये डबल डबल, और यहाँ यदि देखेंगे तो इसमें क्या हुआ? यहाँ पर देखो, यहाँ दो हो गए, यहाँ एक हो गया, यहाँ एक हो गया। ये है 16 वर्ग के, सब केरे हो गए, है ना? तो देखो यहाँ पर एक चीज को हमें समझना होगा कि जो नाइट्रोजन फैमिली है उसमें ये क्या है, जो अंतिम 3 इलेक्ट्रॉन, 3 कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अर्ध पूरित अवस्था है। कैसी है? अर्ध पूरित अवस्था, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, है ना? और ये क्या है बेटा? देखो यहाँ पर अर्ध पूरित अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना? तो आयनन ऊर्जा क्या होगी? जो अर्ध पूरित अवस्था होती है वो हमेशा स्थायित्व प्रदान करती है। क्या करती बेटा? अर्धपूरित अवस्था स्थायित्व प्रदान करती है। अर्धपूरित अवस्था से थोड़ा सा ज्यादा होगा तो ये स्थायित्व प्राप्त नहीं करता। जैसे देखो, आप, मैं क्वेश्चन इस टाइप से कर रहा हूँ। आपके पास एक 50 रुपए का नोट है और एक के पास 51 रुपए है ना? देखो ये अर्धपूरित अवस्था है, ये 50 रुपए का नोट है। यदि आप कहोगे 1 रुपए देना तो ये देगा? नहीं देगा, ये कहेगा भाई मेरे पास तो 50 रुपए का नोट है। लेकिन जिसके पास 51 है, अर्धपूरित अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, देखो अब इससे बोलो 1 रुपए देना तो कहेगा चल यार ले ले, 1 रुपए मेरे पास है ना? क्योंकि ये अर्धपूरित अवस्था, देखो आधा पूरा है लेकिन आधा पूरा है। ये अर्धपूरित से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसका स्थायित्व तो ज्यादा होता है। इसलिए क्या होता है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल का काम होता है। और इस जब मुश्किल होगा तो आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या होगी? बढ़ेगी, जिसको हम प्रथम आयनन ऊर्जा कहेंगे। पहला जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसमें से ये बहुत कठिनाई से निकलेगा, इसलिए हमें ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसलिए इसका प्रथम आयनन ऊर्जा ज्यादा है। इसमें देखेंगे तो प्रथम आयनन ऊर्जा, इससे एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है। सॉरी, क्योंकि ये इसके पास हम कहेंगे अर्धपूरित अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन अधिक है।
लेकिन जब द्वितीय आयनन ऊर्जा होगी बेटा, ध्यान इस सुन लो मेरी बात, जब द्वितीय आयनन ऊर्जा होगी, ये प्रथम आयनन एंथैल्पी है, जब यहाँ पर लिखा होगा द्वितीय आयनन ऊर्जा, तो तब किसकी ज्यादा होगी? द्वितीय आयनन ऊर्जा का मतलब दूसरे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होंगे, पहले तो निकाल चुके हैं, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होंगे, तब सर दोनों की बराबर होगी। नहीं होगी दोनों के बराबर। क्यों होगी बेटा? अब देखो एक इलेक्ट्रॉन आपने इसमें से निकाल दिया, तो अब क्या हो गया? देखो यहाँ पर इसके पास दो हो गए। सर इसकी ज्यादा होगी सर, किसकी? 15वें वाले की, हाँ 15वें वाले की। हाँ, देखो इसमें एक हो गया, एक हो गया, है ना? और यहाँ देखोगे तो क्या होगा? अब इसने क्या कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन जब हमने निकाला तो इसमें क्या आ गया? ये आ गया। इसमें अर्धपूरित अवस्था आ गई। किसमें? ऑक्सीजन वाली। जब दूसरी वाली आयनन ऊर्जा निकालेंगे तो उस समय इसकी क्या आ गई? अर्धपूरित अवस्था आ गई। अब इसमें क्या हो गया? ये अर्धपूरित अवस्था नहीं, स्थायी तो नहीं है इसके पास, इसमें से आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें से नहीं निकाल सकते। द्वितीय आयनन ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी? ऑक्सीजन। क्लियर बेटा? ये बात समझ में आई? प्रथम आयनन ऊर्जा नाइट्रोजन फैमिली की ज्यादा होगी, और द्वितीय आयनन ऊर्जा किसकी होगी? ऑक्सीजन फैमिली की ज्यादा होगी, है ना? वो समझ चुके होंगे आप लोग। देखो ये कहता है, देखो 15 वर्ग के तत्वों में अतिरिक्त स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अर्धभारित को, अर्धभारित इलेक्ट्रॉन, अर्धभारित मतलब अर्ध पूरा इलेक्ट्रॉन विन्यास के पी कक्षक होते हैं, इसमें पी कक्षक होते हैं अर्धभारित वाले, है ना? अतः देखो, अतः 16 वर्ग के तत्वों की तुलना में इनमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है ना? इसलिए इनकी ऊर्जा ज्यादा होगी, ठीक है ना? तो आप चाहो तो उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, किस रूप में? इस प्रकार से लिखा जा सकता है, ठीक है ना? ये तो क्वेश्चन हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट खींच सकते हो उसका, ठीक है ना? इसी टाइप से हम क्वेश्चन करेंगे बेटा। देखो हम जितने भी हमारे पास ये होंगे इस चैप्टर के, आज तो काफी बच्चे जुड़े हुए थे, बहुत सारे बच्चों ने सोचा शायद नहीं क्लास ली है ना, तो